हेलो दोस्तों, अगर आप AIB 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी की शुरुआत है। और अगर आपने AIB 21 का एग्जाम दिया था लेकिन उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो एक बात याद रखिए कि AIB 21 में फेल होना आपकी लीगल नॉलेज का फाइनल जजमेंट नहीं है, क्योंकि अगला अटेम्प्ट सिर्फ दोबारा एग्जाम देने का मौका नहीं है बल्कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज करने का मौका है। लेकिन उससे पहले AIB 22 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहले AIB 22 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 19 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा और जो चलेगा 27 अक्टूबर 2026 तक। और जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे वो आपके आएंगे 14 नवंबर 2026 को। और जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो हो रहा है 29 नवंबर 2026 को। और जो एग्जाम रिजल्ट की जो डेट एक टेंटेटिव डेट बताई गई है वो 7 to 10 जनवरी 2027 बताई गई है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या AIB जो एग्जाम है वो पहले जैसा इजी रहा है? तो मेरी एडवाइस है कि AIB एग्जाम को आप एक क्वालिफाई एग्जाम की तरह प्रिपेयर मत कीजिए। जो पहले होता था कि सिर्फ आपसे सेक्शन पूछ लिया जाता था कि फ्रीडम ऑफ लाइफ कहाँ अप्लाई होता है या ये ऑफेंस का सेक्शन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे। लेकिन अब जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो ये पूछे जाते हैं कि ये सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है, किस सिचुएशन में अप्लाई होता है, इसके एक्सेप्शन क्या है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है। और यही वजह है कि जो हमारी AIB 22 की जो सीरीज है वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर याद करो वाली सीरीज नहीं होगी, बल्कि हम उसे इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आपके पास बेयर एक्ट है, उसका कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, MCQ और उसका जो लीगल एक्सप्लेनेशन है वो होगा और उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ होगा। तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि AIB की तैयारी में सिर्फ आंसर याद करना अब काफी नहीं है, अब आपको उसका पूरा लीगल कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ताकि आप अगर क्वेश्चन देखें तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ इसका मुझे क्वेश्चन पता है, बल्कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखें तो आप उसी टाइम समझ जाए कि एग्जामिनर ने ये एक ट्रैप बिछाया है, तब अगर आप कहें कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन आता है तो बात है। तो आज से क्या शुरू हो रहा है? आज से AIB 22 की जो मास्टर MCQ सीरीज है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला मेजर एक्ट लेने वाले हैं BNSS। लेकिन हम सिर्फ उसमें सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि वो सेक्शन किस सिचुएशन में अप्लाई होता है, उसका लीगल पर्पस क्या है, उसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है और अगर उसमें कोई प्रोविजन है या कोई एक्सेप्शन है तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो ये सब हम उस सीरीज में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीरीज स्टार्ट होने से पहले आप अपना BNSS का जो बेयर एक्ट है वो रेडी रखिए और साथ ही नोट पैड रखिए, ताकि नोट्स जो बना बना के मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी क्वेश्चंस के तो वो एक्सप्लेनेशन आप उस नोट में लिखते जाइए या साइड में एक छोटा सा बेयर एक्ट में पेंसिल से लिख सकते हैं। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। AIB 22 मास्टर MCQ सीरीज BNSS पार्ट 1। सबसे पहले क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, एक व्यक्ति के विरुद्ध 7 वर्ष तक की सजा वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन है। पुलिस ऑफिसर को विश्वास है कि उसने ऑफेंस किया है, लेकिन सेक्शन 35(1)(b) सब क्लॉज सेकंड में बताए गए अरेस्ट की नेसेसिटी पर्पसेस में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो सही स्थिति क्या है? ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन ए है केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण अरेस्ट अनिवार्य है। ऑप्शन बी है पुलिस बिना रीजन रिकॉर्ड किए अरेस्ट कर सकती है। ऑप्शन सी है अरेस्ट आवश्यक न होने पर ऑफिसर रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करके सेक्शन 35(3) के तहत नोटिस टू अपीयर जारी करेगा। ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो करेक्ट आंसर देने वाले हैं तो वो जो आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ देते जाइए, ताकि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है और कितनी आपकी बाकी है, या आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और अभी कितनी बाकी है। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है नेसेसरी। कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस होने से अरेस्ट ऑटोमेटिकली मैंडेटरी नहीं हो जाती है। अगर ऑफेंस जो किया है वो संगीन है तो ऐसा नहीं है कि अरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वो ज़रूरी है।
सेक्शन 35(1)(b) के तहत जो है पुलिस ऑफिसर को पहले ये रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि व्यक्ति ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, लेकिन इसके साथ अरेस्ट की नेसेसिटी भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए कि अरेस्ट होना है उस ऑफेंस में या नहीं होना है। जैसे फर्दर ऑफेंस प्रिवेंट करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, एविडेंस टेम्पर्ड रोकना है, विटनेस को इन्फ्लुएंस या थ्रेटन करने से रोकना है, या कोर्ट में उसकी प्रेजेंस इंश्योर करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो ऑफिसर को विश्वास तो है कि व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, लेकिन अरेस्ट की नेसेसिटी वाला ग्राउंड मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ अरेस्ट नहीं होगी। तो ऑफिसर रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करेगा और सेक्शन 35(3) के तहत जो है नोटिस टू अपीयर देगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि 7 वर्ष तक की सजा वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं है। ऑफिसर को ऑफेंस करने का रीजन टू बिलीव और सेक्शन 35(1)(b) सब क्लॉज सेकंड की नेसेसिटी दोनों देखनी होती है। तो अरेस्ट आवश्यक न होने पर रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करके सेक्शन 35(3) का नोटिस जारी किया जाता है। 35 का सबसेक्शन जो 3 है वो नोटिस कब जारी किया जाता है कि अगर अरेस्ट नहीं किया जाना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेरे उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल PW यानी लीगल पावर को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। एक व्यक्ति को BNSS की धारा 35(3) के तहत उपस्थित होने का नोटिस दिया गया। वे व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होता है और नोटिस का लगातार पालन करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे उसी ऑफेंस के संबंध में दोबारा गिरफ्तार कब किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल इसलिए कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है केवल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन सी है धारा 35 सबसेक्शन 5 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद उसे यदि उसकी राय में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है एक बार सेक्शन 35(3) का नोटिस जारी हो जाने के बाद गिरफ्तारी हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सिर्फ 2 प्रोविजन याद रखने हैं। एक तो सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 और सेक्शन 35 का सबसेक्शन 5। सबसेक्शन जो 3 है वो सिचुएशन ये है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति की अरेस्ट आवश्यक नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नोटिस टू अपीयर जो है वो दिया जाता है उस व्यक्ति को। और अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति को नोटिस भी दे दिया है, वो यानी मतलब पुलिस ने जिस डेट और प्लेस पर उसे बुलाया है वो वहां आ भी रहा है, वहां अपनी प्रेजेंस भी मार्क करा रहा है, आगे भी नोटिस का लगातार कंप्लाइंस करता रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पुलिस फिर भी उसे अरेस्ट कर सकती है? तो इसका आंसर है सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है। सेक्शन 35 का सबसेक्शन 5 व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन देता है। अगर वह नोटिस का पालन कर रहा है तो उसे उस ऑफेंस के संबंध में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वह प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर को किसी स्टेज पर लगता है कि अब उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है तो वह अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसे अरेस्ट करने के रीजन जो है रिटर्न में रिकॉर्ड करने होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज पुलिस ने राहुल को नोटिस दिया कि 10 तारीख को इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तो राहुल जो है वो 10 तारीख को आया और आगे भी पुलिस के हर नोटिस का उसने जो है कंप्लायंस की। तो ऐसी स्थिति में पुलिस सिर्फ ये कहकर कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट करनी है तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ऑफिसर को क्या होगा, रीजन रिकॉर्ड करने होंगे कि अरेस्ट क्यों जरूरी है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो यही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 3। यदि ऑफेंस की पनिशमेंट 3 वर्ष से कम है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है वह इन्फर्म या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 7 के अनुसार क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में अरेस्ट नहीं हो सकता है, केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है, या DSP में
डीएसपी से कम रैंक के ऑफिसर की परमिशन पर्याप्त है, या डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक ऑफिसर की प्रायर परमिशन आवश्यक है। एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब किसी के अरेस्ट की बात चल रही है तो डीएसपी से कम रैंक के ऑफिसर की उसमें परमिशन जो है वो नहीं चाहिए होती है। डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। तो ऑप्शन सी जो है तो इसमें सबसे पहले तो वही क्रॉस हो गया। तो बचे हैं ए, बी और डी। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें देखनी है। एक तो ऑफेंस की पनिशमेंट, फिर व्यक्ति की एज और फिर उसकी कंडीशन। सेक्शन 35(7) बीएनएसएस एक जो है स्पेशल सेफगार्ड देता है। अगर जिस ऑफेंस के लिए अरेस्ट की बात हो रही है उसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है और वह व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा उम्र का है या इन्फर्म है यानी फिजिकल कमज़ोर है, तो पुलिस ऑफिसर सीधे अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अरेस्ट करने से पहले जो है डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर की प्रायर परमिशन लेना मैंडेटरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। लेकिन ध्यान रखिए कि ये प्रोविजन अरेस्ट को कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर व्यक्ति 60 साल का है, कमजोर है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस स्पेसिफिक कंडीशन में अरेस्ट करने से पहले जो है वो हायर रैंक पुलिस ऑफिसर की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। अब लेते हैं क्वेश्चन 4। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी गई है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सेकेंड के अनुसार इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति को कितने समय में साइन करना होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट वैसे भी सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन से हैं और डायरेक्ट में आपको पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाएगा। ऑप्शन है 24 आवर, 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट पूछा गया है। बीएनएसएस की सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने से रिलेटेड है। इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ओरल भी दी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दी जा सकती है। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सपोज कि किसी व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में फिजिकल जाकर इंफॉर्मेशन देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंफॉर्मेशन भेजी, तो पुलिस उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके रिकॉर्ड पर ले सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति को जो इंफॉर्मेशन पर जो है वो कितने दिन के अंदर उसे साइन करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 डेज। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। कॉग्निजेबल ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 के तहत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के संबंध में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है बिना परमिशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अनिवार्य है, मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन चाहिए, डीएसपी या उससे ऊपर रैंक के ऑफिसर की प्रायर परमिशन के साथ ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, इसे 14 दिनों में पूरा करना चाहिए। ऑप्शन डी है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केवल चार्जशीट के बाद हो सकती है। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो पनिशमेंट, दूसरी परमिशन और 14 दिन। बीएनएसएस के सेक्शन 173 जो क्वेश्चन में बात की गई है इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो इंक्वायरी है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करती है। ये प्रोविजन तब रेलिवेंट है जब ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम हो। तो अब इसका क्या मतलब है कि पुलिस को ऐसी सिचुएशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का ऑप्शन दिया गया है ताकि ये देखा जा सके कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं। लेकिन पुलिस ऑफिसर अपने लेवल पर बिना किसी अप्रूवल के जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि जो डीएसपी है या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर की जो परमिशन है वो जरूरी होती है। और अगर जो इंक्वायरी की जाती है तो वो जो है वो 14 दिन के अंदर ही उसे कंप्लीट करना होता है।
जो और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो पर्पस है तो उसको याद रखिए कि प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं, यानी ये तय करने की शुरुआत जांच है कि मतलब यानी ये तय करने की शुरुआती जांच है कि क्या मामला पहली नजर में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने लायक है या नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप अपने इस वीडियो को देखते हुए जो आंसर दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाइए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कितनी बाकी है। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। एक ही केस में दो या अधिक ऑफेंसेस हैं और उनमें से कम एक कॉग्निजेबल है और जबकि अन्य जो है नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या होगा? क्या पूरा केस नॉन कॉग्निजेबल होगा, हर ऑफेंस अलग केस माना जाएगा, या पूरा केस कॉग्निजेबल केस माना जाएगा, या पुलिस केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? ये हैं इसके 4 ऑप्शन। सबसे पहले कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का जो डिफरेंस है वो समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को है बिना वारंट अरेस्ट करने और इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की आवश्यकता होती है। सपोज एक ही इंसिडेंट में दो ऑफेंस हुए हैं, पहला तो है कॉग्निजेबल और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल। तो अब सवाल है कि क्या पुलिस कहेगी कि एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए इसके लिए मुझे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर लेकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो बीएनएसएस का सेक्शन 174 है वो ऐसी सिचुएशन के लिए स्पेशल रूल देता है कि अगर दो या दो से अधिक ऑफेंस हैं और उनमें कम से कम एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है या तो पूरा केस जो है वो कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन सी। पूरा केस जो है वो कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। केवल इस वजह से कि दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस पूरे केस को नॉन कॉग्निजेबल मानकर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7। इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं होती है और अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 के तहत पुलिस कस्टडी के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पुलिस कस्टडी हमेशा केवल पहले 15 दिनों में ही दी जा सकती है। ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ऑथराइज कर सकता है जो 15 दिन इन 15 डेज इन द होल या पार्ट्स में हो सकती है, एप्लीकेबल 60 या 90 डेज पीरियड की इनिशियल 40-60 डेज विंडो में। और ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट अधिकतम 40 या 60 डेज की पुलिस कस्टडी दे सकता है। ऑप्शन डी है पुलिस कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चेंज है जिसे एआईबी में एग्जामिनर पूछ सकता है कि पुराने सीआरपीसी में स्टूडेंट को याद था कि पुलिस कस्टडी के पहले 15 दिन वाला रूल है, लेकिन बीएनएसएस सेक्शन 187 सब सेक्शन 2 में पुलिस कस्टडी को 15 डेज इन द होल एक बार में या इन पार्ट्स में, यानी उन्हें पार्शली की लैंग्वेज में उसे रखा गया है। इसका मतलब है कि 15 डेज को पार्ट में भी ऑथराइज किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज किसी केस में 60 डेज कैटेगरी लागू होती है तो पुलिस को एक्यूज की पुलिस कस्टडी चाहिए। अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 187(2) के अंडर क्या करेगा? पुलिस कस्टडी ऑथराइज कर सकता है। प्रोविजन में 15 डेज इन द होल, ये इन द पार्ट की बात है। इसलिए एग्जामिनर अगर कहे कि पुलिस कस्टडी केवल अरेस्ट के बाद पहले 15 कंसेक्यूटिव डेज में ही दी जा सकती है तो ये गलत होगा। और मजिस्ट्रेट 40 या 60 डेज की पुलिस कस्टडी दे सकता है तो ये भी गलत है, क्योंकि जो 40-60 डेज पुलिस कस्टडी की क्वांटिटी नहीं बल्कि कस्टडी ऑथराइजेशन की स्टेटरी विंडो है। इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, जो कि सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 जो है मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी ऑथराइज करने की पावर देता है, और जो इसका प्रोविजन है 15 डेज इन द होल और इन पार्ट की लैंग्वेज रखता है, और एप्लीकेबल पीरियड की इनिशियल 40-60 डेज विंडो बताता है, और 40-60 डेज पुलिस कस्टडी की मात्रा नहीं है। जो प्रोविजन में बताया गया है वो 15 डेज का ही है, या तो वो एक बार है या उसे पार्ट में कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8।
पुलिस कस्टडी के संबंध में सेक्शन 187 सबसेक्शन 4 का प्रोडक्शन रूल क्या है? ऑप्शन है केवल ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन पर्याप्त है फर्स्ट टाइम और सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम जब तक अक्यूज पुलिस कस्टडी में है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पर्सनली प्रोड्यूस करना होगा और प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, या केवल पुलिस ऑफिसर का एफिडेविट पर्याप्त है। बीएनएसएस की सेक्शन 187 सबसेक्शन 4 जो प्रोविजन कहता है कि अक्यूज को पहली बार भी पर्सनली प्रोड्यूस करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद हर बार भी जब तक वह पुलिस कस्टडी में रहता है। तो इसलिए अगर पुलिस कहती है कि हमें अक्यूज की पुलिस कस्टडी और चाहिए, तो केवल ये कहकर कह देना कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये ऐसा जो है वो कोर्ट मानती नहीं है। पुलिस कस्टडी के लिए पर्सनल प्रोडक्शन ज़रूरी है, यानी पर्सनल फिजिकली ही जो अक्यूज को है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही होता है। और अब जुडिशियल कस्टडी में भी डिफरेंस समझ लेते हैं कि पुलिस कस्टडी और पर्सनल प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी की फर्दर डिटेंशन के लिए, यानी अगर आगे उसे डिटेन करना है जुडिशियल कस्टडी में, तो उसके लिए 187 सबसेक्शन 4 में पर्सनल प्रोडक्शन या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दोनों का प्रोविजन है। इसलिए स्टूडेंट्स को दोनों ही मिक्स नहीं करना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पहले दिन अरेस्ट हुआ, दूसरे दिन अक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया गया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी ऑथराइज कर दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब पुलिस फिर से पुलिस कस्टडी मांगती है उसके बाद भी। तो क्योंकि जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो अक्यूज को फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पर्सनली प्रोड्यूस करना होगा कि सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या केवल सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे प्रोड्यूस करके पुलिस कस्टडी एक्सटेंड नहीं कराई जा सकती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में कंटिन्यू करता है, तो आगे की डिटेंशन के लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रोवाइड बाय ये जो सेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्शन 187 का सबसेक्शन 4। तो दोस्तों आपको इसका ऑप्शन अब समझ ही आ गया होगा, ऑप्शन बी सही है इसका। फर्स्ट टाइम है, सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी, तो है उसमें पर्सनल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही AIB की जो सीरीज चल रही है आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अप टू डेट रहें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो क्या आवश्यक है? मतलब अगर रिपोर्ट जो है या चार्जशीट है वो सबमिट हो गई है कोर्ट में, तो अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें क्या करना होता है? तो ऑप्शन है कोई परमिशन नहीं है। ऑप्शन बी है कोर्ट ट्राइंग द केस की परमिशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट या सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन विद कोर्ट परमिशन। ऑप्शन सी है केवल SP की परमिशन चाहिए, या ऑप्शन डी ट्रायल ऑटोमेटिकली 90 डेज स्टे रहेगा। अब जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, तो जो ये इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा होने का जो प्रोसेस है, उसके बाद जो है सेक्शन 193 के तहत जो पुलिस रिपोर्ट जो है यानी जो चार्जशीट है कोर्ट में सबमिट कर चुकी है, लेकिन बाद में कोई नया एविडेंस या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सामने आए हैं, तो अब पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो हाँ कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यही प्रोविजन सेक्शन 193 का सबसेक्शन 9 BNSS में है। लेकिन क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है कि ट्रायल के दौरान। अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो पुलिस अपने आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती है, तो उसे उस कोर्ट की परमिशन लेनी होगी जहां ट्रायल चल रहा है, और कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को 90 दिनों के अंदर जो है उसे वो कंप्लीट करनी ही होगी। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस में ज़रूरत हो तो कोर्ट की परमिशन से जो वो 90 डेज है का जो पीरियड है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज पुलिस ने मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी की और जो चार्जशीट कोर्ट में उसने फाइल कर दी, ट्रायल भी शुरू हो गया। अब पुलिस को एक नया जो है वो एविडेंस मिला, लाइक CCTV फुटेज मिलता है, तो जो केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस कहती है कि कोर्ट में कहती है कि
इस नए एविडेंस को वेरीफाई करने के लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो पुलिस को ट्रायल कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। तो परमिशन मिलने के बाद क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो उसे पुलिस ऑफिसर को 90 डेज में उसे कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसका मतलब है कि पहले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसी को ही कंटिन्यू करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रायल कोर्ट की परमिशन प्लस 90 डेज सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन बाय कोर्ट, ऑप्शन बी। जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बता रहा है कि ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ट्राइंग द केस की परमिशन और 90 डेज कंप्लीशन रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन बाय कोर्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, सेक्शन 479 सबसेक्शन 1 के तहत फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए जहां ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, कौन सी थ्रेशहोल्ड विशेष रूप से रेलिवेंट है? ऑप्शन ए है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/2, ऑप्शन बी है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/3 सब्जेक्ट टू स्टेटरी कंडीशन, ऑप्शन डी सी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 2/3 और ऑप्शन डी है ट्रायल समाप्त होने तक कोई थ्रेशहोल्ड नहीं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। जो जिसे भी चाहिए मुझे कमेंट में पीडीएफ करके मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको जो है नंबर प्रोवाइड करा दूंगी और आप पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम सेक्शन 479 के सबसेक्शन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बेनिफिट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सेक्शन 479 है अंडर ट्रायल प्रिजनर से संबंधित है, यानी ऐसा अक्यूज जिसका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और वह डिटेंशन में है। तो अब मान लीजिए कि ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 479(1) जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर को एक स्टेटरी बेनिफिट देता है। जो जनरल रूल में जो है वो एक निर्धारित जो टाइम है वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का 1/2 यानी आधा है। लेकिन अगर अक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसे स्पेशल बेनिफिट मिलता है और जो कि 1/3 यानी 1/3 हो जाता है। सपोज किसी ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 6 साल है। अगर पहली बार वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 6 साल इंटू 1/3 इक्वल टू 2 इयर्स आता है, यानी 6 साल को हम उसको 1/3 करते हैं तो वो 2 साल आता है। यानी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन पूरी होने पर 2 साल की डिटेंशन वाला वो 1/3 जो थ्रेशहोल्ड रेलिवेंट होगा। जबकि जो जनरल रूल है वो है 1/2 यानी आधा कैलकुलेट होता है और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो वो 1/3 हो जाता है। इसलिए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को यहाँ कंपैरेटिवली अर्लियर स्टेटरी बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 479 जो है वो अंडर ट्रायल डिटेंशन और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट के प्रोपोर्शन से जुड़ा स्टेटरी बेल या रिलीज फ्रेमवर्क है। और जो आप सेक्शन 187 को पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट बेल से, वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना, उन चीज़ों को दोनों को मिक्स मत कर देना, दोनों का पर्पस स्टेज दोनों का बिल्कुल अलग है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/3 सही। यही सेक्शन 479 का सबसेक्शन 1 का स्पेशल फर्स्ट टाइम ऑफेंडर रूल है। एक्सप्लेनेशन भी यही बता रहा है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए सेक्शन 479 सबसेक्शन 1 जो है वो 1/3 थ्रेशोल्ड का स्पेशल रूल देता है, जब जो कि सब्जेक्ट टू स्टेटरी कंडीशन में बताया गया है उसको। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। जिसे भी चाहिए वो कमेंट में मुझे बोल सकता है पीडीएफ के लिए। पीडीएफ लिखकर आप भेज दीजिए, मैं आपको पीडीएफ जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको भेज दूंगी। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।
और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।